आज हम लोग बात करते हैं यूपी के बारे में। दूसरा चैप्टर जो लेके आए हैं, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं हम लोग अपने, जिसको हम लोग बोलते हैं यूपी का जनरल इन्फो। आपने देख लिया, ठीक है, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने डाकघर हैं, पोस्ट ऑफिस हैं, कितने गांव हैं, राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या की कुल लंबाई कितनी है, ठीक है, कौन सी नगरी किस नाम से जाना जाता है, इत्र नगरी, आमों की नगरी, सुरमा नगरी, चूड़ी नगरी, ये सब, सुहाग नगरी, ये सब जानने के बाद हम लोग बात करेंगे हिस्टोरिकल लेवल पे। यूपी के बारे में हिस्टोरिकल लेवल में क्या क्या चीजें थी उसको जानने की बात करेंगे। जैसे मेरे पास एक पहला क्वेश्चन से इस प्रकार का है कि प्राचीन काल में गंगा के मैदान में स्थित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र क्या कहलाता था। यानी कि जो एंशियंट टाइम था, वो गंगा का जो मैदान था, यानी फील्ड ऑफ गंगा, ठीक है, वो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र था, गंगा के जो मैदान उत्तर प्रदेश से पड़ते थे, उसको क्या कहा जाता था? तो मध्य देश कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मध्य देश। तो यानी कि प्राचीन काल में जो गंगा का क्षेत्र पड़ता था, गंगा क्षेत्र, वो यूपी में किस नाम से जाना जाता था? मध्य देश के नाम से। किस नाम से जाना जाता था? मध्य देश। ये कब की बात है? एंशियंट टाइम की बात है, ठीक है। मध्य देश में कौन कौन से महाजनपद स्थापित होते थे? अगर मध्य देश की मैं बात करूं तो मध्य देश में आता था पंचाल, काशी, कौशल, सुरसेन, चेदी, वत्स तथा मल्ल। कौन कौन से आते थे? पंचाल, मध्य देश में पंचाल एक हो गया। दूसरा, पंचाल के बाद बात करें तो काशी, तीसरा की बात करें अगर हम लोग तो कौशल, सुरसेन, चौथा अगर बात करें कौशल सुरसेन के बाद चेदी, पांचवा वत्स, छठा मल्ल, ठीक है, चेदी, वत्स और मल्ल, ठीक। अब देखिए क्या क्वेश्चन था कि प्राचीन काल में गंगा का जो मैदान का क्षेत्र था यूपी में, वो किस नाम से जाना जाता था? तो मध्य देश के नाम से जाना जाता था। और मध्य देश में जो महाजनपद होते थे वो कौन कौन आते थे? महाजनपद माने जो महान लोगों के, जन मतलब लोग, महा मतलब महान, जहां पर महान लोगों के पैर पड़े थे, उनके बड़ी बड़ी नगरी थी, उनको हम लोग क्या बोलते थे? महाजनपद बोलते थे। जैसे पंचाल, एक काशी, कौशल सुरसेन, चेदी, वत्स, मल्ल, यानी कि 6 महाजनपद मध्य देश में होते थे। कितने किस देश में होते थे? मध्य देश में। उसके बाद बात आता है उत्तर प्रदेश में नवीन पाषाणकालीन औजार, ठीक है, हथियार कहां से प्राप्त हुए थे? तो वो प्राप्त हुए थे नवीन पाषाणकालीन औजार। अगर यूपी की बात करें, पाषाणकालीन औजार यूपी में कहां से मिले? तो उसके लिए अगर बात करें तो मिर्जापुर, बुंदेलखंड और प्रतापगढ़ से। मिर्जापुर, बुंदेलखंड एंड प्रतापगढ़। 1, 2, 3। यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश नवीन पाषाणकालीन के औजार कहाँ कहाँ से मिले, तो 3 जगह है उत्तर प्रदेश में। कौन कौन सी जगह थी? मिर्जापुर, प्रतापगढ़ और बुंदेलखंड। यानी कि ये 3 प्लेसेस हैं जहां से नवीन पाषाणकालीन औजार मिले थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरठ, आलमगीर से किस काल की वस्तुएं मिली हैं? यानी कि मेरठ जो आलमगीर के नाम से जाना जाता था, आज जिसे हम मेरठ कहते हैं, वो आलमगीर, प्राचीन समय में आलमगीर कहा जाता था मेरठ। वहां से किस काल की वस्तुएं मिली हैं? यानी कि काल का मतलब समय। तो अगर देखा जाए तो हड़प्पा, कौन सा मिला था? हड़प्पा कालीन वस्तुएं। है, यानी कौन सी वस्तुएं मिली थी? हड़प्पा कालीन वस्तुएं मिली थी।
किस कालीन मानव के अस्थि पंजर के कुछ अवशेष प्रतापगढ़ के सराय नाहर राय तथा महादहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ। तो अब सबसे पहली बात इसके बारे में बात कर ले। पहले क्या क्या हम लोगों ने देखा क्वेश्चंस में। सबसे पहले प्राचीन काल में गंगा का क्षेत्र जो यूपी में पड़ता था उसे किस नाम से जानते थे? मध्य देश। यानी एंशिएंट टाइम में मध्य देश में कौन कौन से महाजनपद आते थे? तो पंचाल, काशी, ठीक है, कौशल, सूरसेन, है ना, फिर उसके बाद चेदी, फिर वत्स और मल्ल। उसके बाद बात करते यानी कुल मिला के 6। उसके बाद क्वेश्चन आता है नवीन पाषाणकालीन औजार यूपी में किस 6 जगह से मिले थे? तो मिर्जापुर, बुंदेलखंड और प्रतापगढ़ से ये नवीन पाषाणकालीन औजार मिले थे। यानी कि आपने देखा लियो वाला एज जो था, ठीक है। उसके बाद मेरठ की बात करें तो मेरठ जिसको आलमगीर के नाम से जानते थे, आलमगीर में बोलते हैं, उसमें से किस काल से रिलेटेड वस्तुएं मिली थी? तो मेरठ में हड़प्पा कालीन से रिलेटेड वस्तुएं मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन इन यूपी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किस कालीन मानव के अस्थिपंजर, अस्थिपंजर मतलब अस्थि माने जो हड्डियों का ढांचा वगैरह है, अस्थिपंजर कुछ अवशेष प्रतापगढ़ के सराय यानी अस्थिपंजर, प्रतापगढ़, क्वेश्चन क्या है? प्रतापगढ़ अवशेष प्रतापगढ़ के सराय नाहर राय, सराय नाहर राय तथा महदहा नामक स्थान से, अब किस काल के अस्थिपंजर? तो अगर आप बोले तो किस कालीन के, तो वो था मध्य पाषाण कालीन यानी मेसोलिथिक एज था। नियोलिथिक नवपाषाण कालीन, मध्य मतलब मेसोलिथिक, तो मध्य पाषाण कालीन यानी मेसोलिथिक। तो अस्थिपंजर प्रतापगढ़ के सराय नाहर राय तथा मरहा नामक महदहा नामक स्थान से कौन से कालीन के मिले थे अवशेष? मध्य पाषाण कालीन के अवशेष मिले थे। उसके बाद आता है क्वेश्चन नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी पुरा पाषाण कालीन स्थल कहाँ अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी यानी कि बेलन घाटी पुरा पाषाण कालीन स्थल यानी पैलियोलिथिक एज मतलब पुरा पाषाण कालीन, पैलियोलिथिक एज पुरा पाषाण कालीन। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में पुरा पाषाण कालीन स्थल कहां पर है? तो ये स्थल है प्रयागराज में। कहां पर है? प्रयागराज में, ठीक। बेलन घाटी पुरा पाषाण कालीन, ठीक है, स्थल कहां पर है? प्रयागराज में। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जैसा कि आपको पता है 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद कहां पे थे? यूपी में ही थे। उत्तर प्रदेश में 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद पड़ते थे? यानी कि 8 महाजनपद यूपी में ही थे। कितने में से? 16 में से 8 महाजनपद तो यूपी में ही पड़ जाते थे 16 महाजनपदों से, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश वाले भूभाग पर वैदिक सभ्यता का प्रसार कब हुआ था? यानी कि यूपी में उत्तर प्रदेश वाला जो क्षेत्र है यूपी का, उसमें जो वैदिक सभ्यता यानी कि आपने जब देखा कि वैदिक सिविलाइजेशन, ठीक है, जैसे ऋग्वेदा है ना, यजुर्वेदा, ये सब, तो वैदिक सिविलाइजेशन का प्रसार कब हुआ था? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश उत्तर वैदिक काल में। किसमें आया था? उत्तर वैदिक काल में, यानी उत्तर प्रदेश में यूपी में वैदिक सिविलाइजेशन, उत्तर वैदिक काल में। किस काल में आया था? उत्तर वैदिक काल, वैदिक सिविलाइजेशन। उसके बाद आता है उत्तर वैदिक कालीन किस मृदभांड के साक्ष्य संपूर्ण उत्तर प्रदेश में है? यानी कि उत्तर वैदिक कालीन के साक्ष्य किस मृदभांड में पाए जाते हैं? तो वो है लाल मृदभांड। कैसा है? लाल मृदभांड। अब ये मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन की बात हो रही है, रेड कलर के।
तो यानी कि अगर आपसे पूछा जाए उत्तर वैदिक काल में किस मृदभांड के साथ उत्तर प्रदेश में मिलते हैं, तो लाल मृदभांड। ठीक है, मृद मतलब मिट्टी, भांड माने भंडारण वाले बर्तन वगैरह जिसमें हम कोई चीज स्टोर कर सकते हैं, तो लाल मृदभांड। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, मध्य देश में दो बड़े राज्य कौन कौन से थे। इस समय में मध्य देश में, मध्य देश मतलब उत्तर प्रदेश, प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश को हम लोग मध्य देश के नाम से जानते थे, और 1935 के अधिनियम में उसको यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जानते थे। 24 जनवरी 1950 को हम लोग उसको उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। ये सब बातें आप जान चुके हैं। तो मध्य देश मतलब उत्तर प्रदेश, ये प्राचीन काल के समय का नाम है मध्य देश। मध्य देश में आपसे पूछा जा रहा है कौन कौन से बड़े राज्य थे, तो मध्य देश के समय में इसमें दो बड़े राज्य जो होते थे वो कुरु, एक कौन था, एक था कुरु और दूसरा था पंचाल। कौन सा था, पंचाल। तो ये बड़े राज्य हुआ करते थे। कैसे राज्य होते थे, बड़े राज्य, बड़े राज्य। ठीक, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा था उत्तर वैदिक काल के समय में, उत्तर वैदिक काल में जो मध्य देश था उसमें दो बड़े राज्य कौन कौन से थे, तो कुरु और पंचाल। ठीक है, पंचाल की दो राजधानी कौन सी थी, पंचाल की दो राजधानियां थी, वो कौन कौन सी थी, अहिछत्र और काम्पिल। तो पंचाल की दो राजधानियां हुआ करती थी, एक अहिछत्र, ठीक, और दूसरा काम्पिल। काम्पिल, अब काम्पिल की बात करें तो आपने देखा काम्पिल एक, और दूसरा अहिछत्र। अहिछत्र की बात करें तो अहिछत्र मतलब बरेली है, और काम्पिल की बात करें तो फर्रुखाबाद, यानी कि बरेली जिसे आज बरेली बोलते हैं, और काम्पिल का मतलब फर्रुखाबाद। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, इनको देख लेते हैं। अस्थिपंजर प्रतापगढ़ के सराय नाहर राय तथा महदहा नामक स्थान पर मिला। वो अस्थिपंजर किस काल से रिलेटेड था, तो मैंने बताया जैसा कि मेसोलिथिक एज, यानी कि मध्य पाषाणकालीन एज। उसके बाद क्वेश्चन आता है बेलन घाटी पूरा पाषाण यानी पैलियोलिथिक एज यानी प्रयागराज में मिला था। बेलन घाटी की अगर बात करें जो पूरा पाषाण काल से रिलेटेड है, वो क्षेत्र कहाँ पर आता है, तो बेलन घाटी प्रयागराज में मिलता है। इलाहाबाद जिसे आज पहले बोलते थे हम लोग, तो प्रयागराज आज वर्तमान में कहते हैं। अब क्वेश्चन ये था कि 16 महाजनपद में से कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश से पड़ते थे, तो जस्ट 50% समझ लीजिए, आधा महाजनपद यूपी में थे, 8 महाजनपद। यूपी में वैदिक सभ्यता यानी कि वैदिक सिविलाइजेशन कब आया, तो यूपी के भूभाग पर वैदिक सिविलाइजेशन उत्तर वैदिक काल में आया। और जो उत्तर वैदिक काल में थे जो मृदभांड थे वो किस रूप के थे, लाल मृदभांड था, यानी रेड कलर का मिट्टी के बर्तन। उसके बाद जो उत्तर वैदिक काल था उसमें मध्य देश होते थे। उत्तर वैदिक काल के समय में जो मध्य देश था, मध्य देश मतलब अपना यूपी ही, उसके दो बड़े राज्य कौन से हुआ करते थे, तो दो बड़े राज्य में एक आता था कुरु, दूसरा पंचाल। अब जो क्वेश्चन आया कि उत्तर वैदिक काल में जो पंचाल था उसकी दो राजधानियां हुआ करती थी, वो दो राजधानियों के नाम क्या क्या हैं, तो एक का नाम अहिछत्र है जिसे बरेली आज के समय में जानते हैं, बरेली अहिछत्र जिसे आज वर्तमान समय बरेली, और काम्पिल जिसको फर्रुखाबाद के नाम से जानते हैं। तो आपने ये देखा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पंचाल की दो राजधानियां हो गई। अब ऐसे पंचाल के बाद हम लोग कुरु की भी बात करेंगे, क्योंकि तो उसमें दो बड़े राज्य हुआ करते थे मध्य देश के। ठीक है, अब बात आती है कुरु के दो राजधानियां, यानी कुरु के बारे में बात करें। कुरु वंश के बात करते हैं, कुरु वंश के किस राजा के पुत्र के नाम पर अपने देश का नाम पड़ा, भारत पड़ा था। अब देखिए कुरु वंश का ऐसा कौन सा राजा था जिसके पुत्र के नाम पर अपने देश का नाम क्या पड़ा, भारत पड़ा। ठीक है, यानी कुरु वंश का राजा, इसका पुत्र जिसका नाम भारत, इसी के नाम पर अपने देश का नाम भारत है। तो कुरु वंश का एक ऐसा कौन सा राजा था, कुरु और पंचाल, ये दो ऐसे क्षेत्र थे, राज्य थे जो मध्य देश के सबसे बड़े राज्य हुआ करते थे।
इसी में से कुरु वंश का एक राजा था जिसका नाम था दुष्यंत। क्या नाम था? दुष्यंत। आपने नाम सुना होगा, ठीक है, दुष्यंत नाम था। क्या नाम था? दुष्यंत। और राजा दुष्यंत का एक पुत्र था जिसका नाम भारत था, और भारत के नाम पर ही इसका नाम क्या पड़ गया? भारत, यानी भरत नाम था उसका, ठीक है। राजा दुष्यंत के लड़के का नाम भरत था, जिसकी वजह से इसका भारत का नाम क्या पड़ गया? भारत। समझ में आ गया? तो ऐसा कौन सा लड़का था, मतलब कौन सा राजा था कुरुवंश का? अगर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजा दुष्यंत किस वंश के राजा थे, तो कुरुक्ष वंश के, ठीक है। तो उसमें से जो उनका दुष्यंत का पुत्र था भरत, उसी की वजह से हमारे देश का नाम क्या पड़ गया? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश में कितने गणराज्य थे? यानी बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश में कितने गणराज्य थे? तो बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश में जो गणराज्य की संख्या है, बुद्ध काल में गणराज्य की जो संख्या है वो थी 7। कितनी गणराज्य की संख्या थी? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश बौद्ध धर्म का पालन किस राज्य को कहा जाता है? पालना, नॉट पालन। बौद्ध धर्म का पालना। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन में ऐड कर लेता हूं इसको। बौद्ध धर्म का पालना, बौद्ध धर्म का पालना किसको कहा जाता है? तो आपको पता ही चल गया, जिस प्रदेश की हम बात कर रहे हैं नाम उत्तर प्रदेश है, और बौद्ध धर्म का पालना इसी को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को ही बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश सबको पता है कहाँ पे दिया था? सारनाथ, जो ऋषिपत्तन में है, ऋषिपत्तन में सारनाथ में दिया था। और इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन, क्योंकि माना जाता है कि उस समय संस्कृत भाषा चलती थी, और संस्कृत भाषा बहुत कठिन हुआ करती थी। 80% जनता को समझ में नहीं आती थी, 20% जनता को क्या आती थी? समझ में आती थी। 80% जनसंख्या अनपढ़ हुआ करती थी। तो गौतम बुद्धा जब आए तो उन्होंने जो प्रचार प्रसार किया यानी शिक्षा का, जब उन्होंने भाषण दिया सारनाथ ऋषिपत्तन में, तो उन्होंने वहीं की क्षेत्रीय लैंग्वेज पाली और संस्कृत इस भाषा में बात की, तो वहां के जितने भी लोग थे उनको बात अच्छे से समझ में आ गई। इसी वजह से इसको हम कहते हैं कि धर्म चक्र परिवर्तन। कैसा परिवर्तन था ये? धर्म चक्र। तो पहला उपदेश अगर पेपर में बहुत बार पूछा था तो वो कौन सा है? आपको पता है, सारनाथ ऋषिपत्तन। भारत सरकार के राजकीय चिन्ह के रूप में सिंह लाट को कहां से लाया गया? यानी आज आप देखते होंगे भारत सरकार का जो सिंह लाट है, भारत सरकार के सिंबल में आता है ये सिंह लाट, वो कहां से लाया गया? तो आपको पता है भारत सरकार को राजकीय चिन्ह है के रूप में सिंह लाट को कहां से लाया गया? तो सारनाथ के लघु स्तंभ सिर से। कहां से लाया गया? लघु स्तंभ शीर्ष से, यानी सिंह लाट भारत सरकार द्वारा सारनाथ के कहां से लाया गया? लघु स्तंभ शीर्ष से। अशोक के पाषाण कलाकृतियों तथा लेखों का निर्माण कहां पे हुआ उत्तर प्रदेश में? अशोक के पाषाण कलाकृतियां और लेखों का निर्माण, पाषाण मतलब पत्थर, स्टोन, कलाकृति